कि जब बच्चा 9th में मेरे पास आता है वो कुछ कहानी बोलता है, जब वो 10th में जाता है उसकी कहानी ट्विस्ट हो जाती है, फिर 11th में उसके पेरेंट्स आते हैं और फिर वो कुछ और अपना एक एंगल देते हैं। एनसीआरबी का डेटा 2021 का है, हमें लेटेस्ट नहीं मिल पाया, कि 36 स्टूडेंट डेथ्स होती हैं एवरी ईयर। 36 एवरी ईयर। ये 21 का है। 21 का है। 24 का तो और बैड हुआ। Sadly, a lot of students who say जिन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस इंडिया एंड अब्रॉड से बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, बहुत अच्छे इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हैं, बट प्लेसमेंट नहीं है। इंडिया में 10 लाख प्लस स्कूल्स हैं, बट करियर काउंसलर्स या करियर काउंसलिंग लेबोरेटरी इज अवेलेबल ओनली इन 200 प्लस। क्या डिग्री की वैल्यू है या नहीं? एंड दैट्स रियली अ वैलिड क्वेश्चन बिकॉज सिनेरियोज आर चेंजिंग सो फास्ट दैट अब institutions like Scalar. वैसे what are some innovative universities? You mentioned some institutes also, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि skill based education के लिए कहाँ पे जाना चाहिए। और जब एक डॉक्टर आता है ना, वो बोलता है मैम कुछ भी और बनवा दो मेरे बच्चे को, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा डॉक्टर बने। क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर फील्ड दे वांट टू गेट इनटू? रिजेक्शंस जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं वो बहुत रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने जेईई का एग्जाम दिया था और उस पर्टिकुलर रूम में कितना ज़्यादा स्ट्रेस था। स्टूडेंट सुसाइड्स हर साल बढ़ते जा रही हैं। मुझे खुद ही ध्यान है कि स्टूडेंट्स कितना स्ट्रेस्ड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं अबाउट कि करियर चॉइसेस हमें क्या लेनी चाहिए, वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। तो एज अ स्टूडेंट या आपके बच्चे के लिए ऐसी क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको एम्प्लॉय करनी चाहिए ताकि आपका बच्चा सही करियर चॉइस चूज कर सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे वो खुश रहे। यूनिवर्सिटीज़ कैसे एवेल्युएट करनी चाहिए और आज के इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में ऐसे कौन से नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऐसी क्या सर्टिफिकेशंस हैं, क्या डिग्रीज हैं, ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये चेंजिंग पैटर्न को रिकग्नाइज कर रही हैं एंड एज अ रिजल्ट ये पर्टिकुलर बच्चे ज़्यादा एम्प्लॉयबल हैं। ऐसी क्या नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको आपके बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। ये सब सवाल हमने खुशबू से पूछे। खुशबू के पास 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ करियर काउंसलर। वो 6000 से ज़्यादा बच्चों को करियर काउंसलिंग दे चुकी हैं। वो एक अक्रेडिटेड इंटरनेशनल करियर कोच हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं। तो आइए आज जानते हैं खुशबू से इन सब सवालों के जवाब। You know, there are 12,000 careers in this world. And there are 25,000 plus universities in this world. So you can imagine कि कितना confusion हो सकता है. And careers are dynamic. The world is changing. Economy, geography, geopolitics. I mean, everything has an influence on, what people want to do and how they can make a career and how they can earn. तो इतनी सारे parameters हैं कि parents, बच्चे, I think career counselors ourselves, we are all confused कि actually क्या सही है. It's forever changing. तो आपको 13 साल हो गए इस फील्ड में, तो जाहिर सी बात है कि आपने उस 13 साल में बहुत डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मिले होंगे। तो उनमें से कितने परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे तो यही लाइफ में करना है, मुझे यही यूनिवर्सिटी में जाना है और यही कोर्स करना है? Right. I would say hardly 5%. ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लियर रहते हैं कि मे बी फ्रॉम ग्रेड 9 कि मुझे IIT ही करना है या मुझे नीट का एग्जाम ही लिखना है या मुझे क्लैट ही करना है और लॉयर बनना है। वेरी वेरी फ्यू। आई वुड ऑल्सो से आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि जब बच्चा 9th में मेरे पास आता है वो कुछ कहानी बोलता है, जब वो 10th में जाता है उसकी कहानी ट्विस्ट हो जाती है, फिर 11th में उसके पेरेंट्स आते हैं और फिर वो कुछ और अपना एक एंगल देते हैं और फिर 12th में पीयर्स कुछ और एंगल देते हैं एंड अल्टीमेटली जब बच्चा पास आउट होता है तो तब पता चलता है कि अच्छा ये फाइनली इस करियर में कोशिश कर रहा है घुसने की। बिकॉज नाउ आई थिंक इतना लिबरल हो गया है दैट इट्स वेरी कॉमन टू सी दैट पीपल enter doing a particular profession and they exit out of the university studying something totally different.
तो अभी जैसे आपने कहा कि करियर फील्ड बहुत ज्यादा डायनामिक हो चुकी है, अब जो न्यू एज पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अब कॉलेज में जा रहे हैं वो फिर भी काफी वेल रिसर्च्ड है क्योंकि उनकी खुद की उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई की हुई है और उनको उतना एक्सपोजर भी मिला हुआ है। बट जो मेजॉरिटी क्राउड है पेरेंट्स का, वो आई फील इतना वेल रिसर्च्ड और इतना वेल नोन नहीं है। उनके लिए अभी भी वही सेट पाथ्स ऑफ करियर्स है कि यही इंजीनियरिंग है, ये बीकॉम ऑनर्स है, ये इकोनॉमिक ऑनर्स है, और वही सेट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी क्या है। क्या अब कोई ऐसा तरीका निकला है मेजर करने के लिए कि बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जज कर सके कि मुझे जाना किस फील्ड में चाहिए? जब हम लोग स्कूल में थे तब एक्चुअली बहुत रेयरली कुछ हेल्प अवेलेबल था इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलिंग। वी नेवर हैड अ करियर काउंसलर इन आवर स्कूल, राइट? तो हम लोग खुद ही कोशिश करते रहते थे, ढूंढते थे, रिसर्च करते थे। But now, even as a career counselor, we have a wonderful tool. उसको psychometric assessment बोलते हैं. And this career psychometric assessment is, I would say, very, very effective. 90% of the times I see it's accurate. It's very scientific. And out of my experience, maybe 6,000 plus बच्चे I can safely say हम ये कर चुके हैं। मैंने ये पाया कि ज्यादातर बच्चों को इस टूल से बहुत हेल्प मिलती है। इवन एज अ करियर काउंसलर, सी कोई थर्ड पर्सन मेरे पास आता है, आई डोंट नो हिम, राइट? सो मैं जो भी एडवाइस दूंगी आपके अजम्पशन पे ही देती रहूंगी कि आप बोल रहे हैं मेरे बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है, आप बोल रहे हैं मेरा बच्चे को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। बट आई ऑल्सो डोंट नो फॉर अ फैक्ट कि ये अच्छा मार्क्स ला रहा है, पर क्या ये इंटरेस्टेड है? सो साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स, दे जज यू ऑन योर पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड ओरिएंटेशन स्टाइल एंड इमोशनल क्वोशिएंट। ये 5 पैरामीटर्स के साथ they then give you top 5 career matches. So that is, I would say, like I always say, it's like a GPS. You know, it'll give you a direction कि ये 4-5 buckets हैं out of those 12,000 careers जो हमें सोचना चाहिए हमारे बच्चे के लिए। Looking at the interest and personality of the kid, chances of being successful for this kid is highest in these 5 buckets. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एक करियर काउंसलर का रोल आता है कि इस बकेट में भी अब क्या, यू नो, फाइनर स्पेशलाइजेशंस एंड इंटरेस्ट डूइंग दैट्स द जॉब ऑफ द काउंसलर। कितने स्कूल्स में ये साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है? कितने स्कूल्स के बारे को पता है इन चीजों के बारे में? आई फील अ वेरी जस्ट अ माइनॉरिटी, मिनिस्क्यूल। ऑल्सो टू दैट पॉइंट इंडिया में 10 लाख प्लस स्कूल्स हैं, बट करियर काउंसलर या career counseling laboratory is available only in 200 plus schools. So you can see there's a huge gap. And after an NEP, of course, सारे CBSE schools are shaken up and बहुत सारा सेंटर से भी काम हो रहा है कि हर बच्चे को एक करियर काउंसलर की जरूरत है और हम प्रोवाइड करें। बट there's a huge gap, मतलब वो थॉट आ गया है बट इम्प्लीमेंट होने में I safely say 5 years minimum. आपने बताया कि 2 लाख स्कूल्स हैं और 200 के पास ही अवेलेबल है, मतलब 0.1%। 10 लाख स्कूल्स हैं, तो ये तो मतलब 0.01% कुछ ऐसे हो गया। और दूसरी चीज, करियर काउंसलर और स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। इट्स वर्स बिकॉज इवन इन द बेस्ट ऑफ स्कूल्स जहाँ 600-500 बच्चे, वहां एक काउंसलर। नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या होगा, एक काउंसलर कितना जस्टिस कर सकता है उन 500 बच्चों पर। एंड दैट्स वेयर, यू नो, एक्सटर्नल काउंसलिंग कम्स, दैट्स वेयर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स, एजेंट्स, ऑल दैट कम्स अप। मैंने बताया कि जिन स्कूल्स में है वहां पे भी 500 बच्चों के लिए एक है। वो बेस्ट केस सिनेरियो, वो बेस्ट केस में, एलिटिस्ट ऑफ एलिटिस्ट में, मतलब जो बोर्डिंग स्कूल, प्राइवेट सबसे मतलब महंगे स्कूलों में ये सिचुएशन, जहाँ क्लास में 20-25 पे है बच्चे करियर हैं। काउंसलर। यस। आपने कितने सालों से ये टेस्ट परफॉर्म किए हैं? ऑलमोस्ट 6 years. 6 years. You've been doing it for 6 years. और इसमें आपने कितना प्रोग्रेस रेट देखा है कि वो कितना एक्चुअल में करेक्ट निकला? क्योंकि आई थिंक लाइक आई सेड कि 90% ऑफ द टाइम्स आई फील बहुत एक्यूरेट है और बहुत क्लियर डायरेक्शंस देता है वो बच्चों को। एंड उसके बाद इट्स वेरी इजी, यू नो, टू फॉलो इट अप विद किड्स कि अच्छा ठीक है, आपका टेस्ट में निकला है कि you will be good as a lawyer, as an investment banker,
or as an economist. So then my job gets easier कि अब मुझे उस बच्चे को ये बताना है कि why don't you try some shadowing. Now see, just telling a child कि ये professions तुम्हारे लिए बने is just a start point, right? उसके आगे बहुत चीजें करनी है. It's like शादी बोलते हैं ना, शादी तो डिसाइड करो किससे करना है, शादी के बाद भी बहुत चीजें करनी है. So deciding is just that start point. उसके बाद real exploration begins. Where मुझे बहुत ज्यादा important लगता है कि kids are exposed hardly to 10 to 15 subjects until grade 12. So ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, लॉ क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, या इकोनॉमिस्ट होना क्या होता है वर्सेस स्टडिंग इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स इज वेरी डिफरेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है टू डीप डाइव इनटू दीज करियर्स टू सी फॉर योरसेल्फ कि डॉक्टर की पढ़ाई करना अलग है और डॉक्टर की जिंदगी जीना अलग है. IAS ऑफिसर बनना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत अलग है एंड गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट adrenaline rush perhaps कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये बन गया, but actually to live life of an IAS officer is very different. And I've seen kids जिन्होंने ये shadowing try नहीं किया. So let me tell you what is shadowing. Shadowing means जब एक बच्चा बोलता है कि मैं एक डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो हम उससे बोले कि ठीक है, आप एक डेंटिस्ट के साथ एक हफ्ता शैडो करिए और देखिए whether you like that life. And coming from a real case study of my own student, she didn't agree to do this and she was overly confident कि ये ही करना है and I know this is my calling and I am getting good grades. My father has a hospital. I'm all set for this. And it just so happened कि जब वो गई as an intern after her BDS, the first month, and she was like, I'm feeling claustrophobic digging into people's mouth. And today she switched her career. She's already switched. So ऐसे accidents से अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, take help of a counselor, take help of psychometric assessment, take help of shadowing, take help of internships, take help of simulations. A very real example, sharing of my own niece. She is an artist and she does beautiful arts. So हमेशा as a kid, as a high schooler, grade 9 just entered, Chachi, I am so good at art. I think design is my way forward, I think, which is common sense, right? I said, okay, let's try some simulations. So आजकल online simulations available है जिसमें बच्चा एक हफ्ते तक उस करियर में क्या करना होता है hands on experience कर सकता है. Wow. Yeah. So she tried that. And after a week, she's like, चाची मैं कुछ भी कर लूंगी पर मुझे डिजाइनर नहीं करना. Right? So that's where I'm coming from. We want to save lives of these students and save lives of parents, save time, save money, save effort, save energy and so much of rejection and heartbreak at the end. So ये सब हम grade 9 से अगर शुरू करिए तो we will have a lot of time to try and do all this with us. करियर काउंसलर्स तो अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप होने में मिनिमम 5 years लगेंगे, इवन टू गेट टू लाइक 10% ऑफ स्कूल्स. करेक्ट. तो ऐसा कोई ऑनलाइन रिसोर्स या टूल जो ऑडियंस यूज कर सकती है एटलीस्ट टू डू अ साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हम शेयर कर सकते हैं मे बी? अगेन इट्स वेरी डाइसी टू शेयर अ नेम राइट अवे बिकॉज जब मैं ढूंढ रही थी कि कौन सा टूल बेस्ट है तो मैं खुद 9-10 टूल्स मैंने भी खुद ट्राई करे खुद के ऊपर. एंड देयर इज अ कैच हियर. बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे फ्री रिसोर्सेज प्रेफर करते हैं और ऑनलाइन बहुत सारा फ्री अवेलेबल है. द थिंग इज जो फ्री अवेलेबल है ये टेस्ट ऑनलाइन, दे आर नॉट कवरिंग ऑल द सेगमेंट्स एंड दे आर नॉट अ कंप्लीट 360-degree टेस्ट. सो आई वुड से दैट प्लीज you need to be under supervision of a career counselor because अगर आप टेस्ट दे भी देंगे, I give you a random name, you write the test, but then what good can you make out of the test? आपको कोई ना कोई चाहिए जो वो टेस्ट को डिकोड कर सके आपके लिए, जो आपको बता सके. I'll give you a very small example. एक अगेन केस स्टडी दैट अ स्टूडेंट की, उसने बोला मुझे साइकोलॉजी करना है. उसका जो इमोशनल क्वोशंट है ये सिर्फ करियर काउंसलर की नजर देख सकती है विद एक्सपीरियंस, वो बहुत लो था. एंड दैट्स व्हेन आई पॉइंटेड आउट
कि अगर तुम्हें साइकोथेरेपिस्ट बनना है, you need to have your own emotional quotient in place. If you don't have that, you will really have a lot of self issues. Again, that student didn't listen, went ahead, did her psychology undergrad, came back after interning कि मैं तो माइग्रेन के साथ वापस आ रही हूँ घर, बिकॉज उसके खुद में वो रेजिलियंस ही नहीं था टू हियर सो मेनी इश्यूज. सो ये आप खुद नहीं असेस कर पाओगे. सिमिलरली फॉर लॉ, आई टेल यू अनदर केस. In that emotional quotient, this conflict management of this kid was so poor that I said, अगर ये ही नहीं है और agreeableness नहीं है, आप बोल रहे हो सामने वाला आपको agree नहीं कर पा रहा है, तो आपके life skills place में नहीं है. You cannot be a successful lawyer. You can become a lawyer, but not a successful one, or you will have to put extra efforts to make that happen. Right. Like you'll become more of a researcher, but not like a negotiator and not actually a courtroom trial expert. Is there an age limit to do these tests? Like, मान लीजिए, like someone is 30 or 40, like, you know, after midlife crisis till I was thinking about it for myself. Absolutely, I've done that for my husband. I've done that for some friends. I've done it on myself. You know, periodically I keep checking कि मेरा कुछ change तो नहीं हो रहा है trajectory, but it's as effective. So we have these tests available for 8th grader also who can do these tests जब subject selection करते हैं. ICSE में subject selection happens right from grade 9. So ये तब के लिए भी effective है. जब आप career decide करना चाहते हैं उसके लिए in grade 10 और 11 effective है. Then when you are at college and then you want to see कि now way forward क्या होना चाहिए. So we have a college test also. And this test is equally effective on for everyone actually, any age. Yeah, for you guys also. कुछ ऐसे पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं हमारे दिमाग में फिट कि अच्छा अगर IIT चले गए तो लाइफ सेट है. ये फैक्ट है, मिथ है? Absolutely a myth. And अब और ज्यादा, मे बी कुछ समय पहले तक मैं बोलती थी you're bang on, but अब ऐसा नहीं है because scenarios are changing. We've all read. I had done it on my Insta channel also. You know, 38% of our IIT graduates, उनको placement ही नहीं मिला. So, कुछ ना कुछ gray area तो है. See, there, the scenarios are changing. AI is coming in, industrialization. Everything is happening such a fast pace पे life बदल रही है कि engineering is one domain for sure, but there are so many new age careers that are even more well paid. And at the same time, I would say, आज का जो Gen Z है ना, Generation Z, for them 2-3 factors are very important. One is money, which is okay, but parallelly, they want to contribute to environment. They are big on sustainability. They are big on entrepreneurial ventures. They want to give back. They want to have a social impact. They really want to work for NGOs. They really want to work for startups. I think now with the change of environment and economy and how industrialization is changing things, at the same time, people are changing. Generation is changing. Their mindset is changing. A lot of these engineers, maybe they are not happy. They're not settling, taking those 50 lakh packages because वो जो company है वो कुछ social impact नहीं कर रही. Engineering now is great if you really are passionate about it. I think now the generation, the first thing when they come in the counseling room, when they're without parents, you know, is, ma'am, ऐसा कौन सा profession है that you can help me find for myself that I'm passionate about और जो करके मुझे मजा आए. It's not just money, but you know, my satisfaction, my happiness. And it's not always coming from the well laid out professions of engineers and doctors and CAs. और एक बहुत मजे की बात. So when parents come to me and I just keep smiling, जब एक डॉक्टर आता है ना, वो बोलता है, मैम कुछ भी और बनवा दो मेरे बच्चे को, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा डॉक्टर बने. जब कोई CA आते हैं, a parent came, both were CA. मैम anything but CA नहीं बन पाना, because now बहुत closely वो खुद देख रहे हैं कि उनके प्रोफेशनल हजार्ड्स क्या हैं, एंड दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू डू दैट. सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स जो हम सबको आई थिंक बस्ट करने का टाइम आ गया है, एंड जो पुरानी जो प्रेजुडिसेस है उनको यू हैव टू ब्रेक फ्री. तो जो इतना मीडिया में आता है
कि इतना 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, कितने जस्ट पास आउट करके ये कितने होते होंगे पूरे IITs में, पूरे देश में? कितने नंबर वाइज हैं या परसेंटेज वाइज कुछ ऐसा नंबर है जो इतना हाइप? तो यही चीजें होती हैं. So this is media, right? Media यही hype करेगी. That's why media is there for. But I would say चलो हम ये भी सोच लेते हैं कि वो जो जितना % प्लेस हो रहा है उसमें से अगर 80% लोगों को भी इतने प्लेसमेंट्स भी मिल रहे हैं. Let's assume that also. My next question to you is, how many are really happy doing what they're doing? How many are jumping their professions? They're flipping from being an engineer into management. I would say 90% engineers do an MBA. Why do so many people want to change careers just because they're not happy doing what they're doing? और अगर happiness levels नहीं है, so see sooner or later वो 50 lakhs काम तो आएंगे नहीं. Ultimately they'll have to switch. Ultimately they look out for more options. And that is also a reality. मे बी हम ये कह सकते हैं कि अब IIT की डिग्री की उतनी वक्त नहीं है, प्रोबेबली इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में अंडरग्रेड के लिए. तो डिग्री की क्या वैल्यू है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. करेक्ट. सो सी आई विल से दैट very safely, IIT is a great place to be, IIMs is a great place to be, ISB, IISC, जो अपने ISRO, I mean top institutions, the idea is that they are great provided you want to do it. One thing is, a lot of parents come to me, a lot of students come to me and they say कि मेरे बच्चे को मुझे यही कराना है, या एक बच्चा प्रेशर में आता है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मुझे IIT करना है. So a lot of IITians are forced IIT. They are not volunteer IIT. That's the problem. The problem is not IIT. The problem is forced IITians. And that's the reason अगर बच्चा IIT में घुस गया पर वहां पे क्योंकि वो disinterested है, फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहा. And I'm telling you there are many cases like this. One of our students, she came back from IIT Mumbai to say कि my father forced me into this. I tried, हो गया, but now I'm not enjoying it. I did it for his satisfaction. And she's right now in Thapar, doing what she wants to. Now students are more vocal also about it, ना कि उनको क्या किस चीज में खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही. Correct, absolutely. And sooner or later, you know, it hits back. It boomerangs on parents. जो forced parenting होती है, forced careers होते हैं, it comes back sooner or later. Coming back to your second point, कि क्या डिग्री की वैल्यू है या नहीं, and that's really a valid question because scenarios are changing so fast that अब you know, institutions like Scalar, institutions like Masters Union, I'm not trying to endorse anyone here, but I'm just saying that बहुत चीजें नई आ रही हैं जहां पे ये institutions experiment कर रहे हैं. They are not established yet, but I would say it's a genuine experiment कि let's give our students just 6 months course जिसमें हम इस बच्चे को एक स्किल देंगे जो एम्प्लॉयबल होगा. क्योंकि recent article also spoke about कि इंडिया की 51% graduates are only employable. What about 49? So somewhere there is a gap in the education system. इसी वजह से हमारे बच्चे प्लेस नहीं हो पा रहे. Even though they are studying, they are working hard, parents are paying for their education, फिर भी नहीं हो पा रहा. मतलब आधे डिग्री होल्डर्स एम्प्लॉयबल नहीं है. जब IIT में ही ऑलमोस्ट 40% नहीं है तो बाकी कॉलेजेस का क्या हाल होगा. मतलब मैं तो जज करूंगा बाकी कॉलेजेस को, क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बहुत कोई अच्छे रिव्यूज नहीं है. जो वहां से निकल के आते हैं इंजीनियर्स, आधों को काफी लैकिंग होते हैं ऑन बेसिक नॉलेज. इन टर्म्स ऑफ मनी भी अगर हम बात करें, सो I've seen a lot of engineers coming to my husband's office for jobs, and you know, they are being hired at say 10,000 or 15,000 also. Yeah. Right? Whereas, I was just meeting some of my students and I learned कि कोई इतने fancy professions में है, कोई specs design कर रहा है, कोई shoe design कर रहा है, कोई perfume बना रहा है, कोई sticker design कर रहा है, कोई music कर रहा है, कोई movie trailers बना रहा है, and they are earning safely ranks. वो आई फील अब एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. कमिंग बैक टू द ओल्ड पॉइंट, जब हम बात कर रहे थे कि आई ऑल्सो वेंट टू वॉरिक, मैं मास्टर्स करने चली तो गई, वी पेड अ बॉम्ब फॉर इट. वहां पे वापस आके आई रियलाइज्ड कि मुझे इससे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिली ही नहीं. ऑल्दो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन
यूके दैट टाइम। बट उन्होंने मुझे क्या सिखाया, मैं वहां पे अकाउंट्स भी वही पढ़ रही थी जो मैं 11th में ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, मैं वही बुकिश नॉलेज पढ़ रही थी और सब कुछ हाइपोथेटिकली चल रहा था। मैंने कोई भी एडिशनल स्किल वहां पे नहीं सीखी। तो इवन आई वॉज क्वेश्चनिंग कि मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा दे के वहां पे गए क्यों। अनदर पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज, जैसे आपने कहा कि अब स्टूडेंट्स को एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने की नीड फील होती है, बट जो पेरेंट्स प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बच्चों पे इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू स्टडी, किड्स ऑल्सो विलिंगली गो फॉरवर्ड फॉर इट, लेट्स अज्यूम दैट, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। आपने कहा कि 50 लाख का पैकेज मिल गया बट वो एक सोशल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, तो बच्चे को लगेगा अरे यार मुझे नहीं करना, बट पैसा भी तो कमाना है, कभी तो वो आपको करना ही पड़ेगा ना। आप अपना सोशल नीड को तब चाहे दबा के अपना इकोनॉमिक फाइनेंशियल नीड तो पूरी करनी ही पड़ेगी। फाइनेंशियल नीड सबकी अलग है, जरूरी नहीं है 50 lakhs is the need for that individual. That's where I'm coming from. Okay, one very interesting concept is gig economy. We are entering gig economy. Now, what is gig economy? एक इंसान सुबह टीचर है, शाम को काउंसलर है, रात को ऑनलाइन किसी के साथ फ्रीलांसिंग कर रहा है। That's what is happening. कोई बिजनेसमैन है और पॉडकास्ट रन कर रहा है और so many other things. Gig economy is the new concept. People don't want to sell themselves to an organization for 50 lakh. Rather, they want to do something जिसमें उनको मजा भी आ रहा है, वो कमा भी रहे और multiple sources create कर रहे हैं to earn money. विजन और लॉन्ग टर्म सोच बहुत जरूरी है कि आज आपको 50 लाख मिल जाए। लाइक शी सेड ऑल्सो कि सूनर और लेटर इट विल हिट यू बैक। पेरेंट्स को भी, अपने आप को भी, कि आज आपने अपने आप को किसी अमाउंट के लिए इस काइंड ऑफ बेच दिया, बट उल्टा सोचना चाहिए कि आज आप जो चाह रहे हो वो करोगे तो 5 से 10 साल में उसका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। When you love to do what you're doing, it just becomes sustainable. आप वो लंबे समय तक कर पाते हैं, नहीं तो आफ्टर अ पॉइंट जैसे एक रबर बैंड एक लिमिट तक ही स्ट्रेच होता है ना, उसके बाद टूट जाता है। इसी तरह हमारे बच्चे टूट रहे, जैसे ज्यादातर ये कंसल्टिंग वाले लोग बर्न आउट हो जाते हैं, डिलॉयट और बिग 4 वाले लोग, बिकॉज वहां ज्यादा एस्पिरेशनल नहीं है। यू हैव लिटरली सोल्ड योरसेल्फ फॉर द मनी। उसमें आपका बहुत रेयरली होता है कि ये लाइक जो आप कर रहे हो वो आप चाहते थे करना, बिकॉज यू आर टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड। आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे वो डाल देते हैं, लाइक very little control you have when you go to those. The main 2 key points are your interest and your happiness. Absolute. And your aptitude. You want to marry your aptitude with interest. वैसे what are some innovative universities? You mentioned some institutes also, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि skill based एजुकेशन के लिए कहाँ पे जाना चाहिए और कौन सा? अभी मेजर चेंज जो आ रहा है एजुकेशन में इज मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मोर लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन मीन्स फ्लेक्सिबल एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो आपको बांध के नहीं रखती, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है टू चेंज एंड शिफ्ट गियर्स व्हाइल यू आर स्टडीइंग योर अंडरग्रेड। सो इंडिया थैंकफुली नाउ वी आर ब्लेस्ड कि जब बच्चे लिबरल सोचते थे तो वो हमेशा यूएस का सोचते थे। यूएस इज स्टिल नंबर 1 विद देयर लिबरल एजुकेशन। सो इंडिया में यूनिवर्सिटीज लाइक अशोका, फ्लेम, क्रिया, Laksha University is the first STEM liberal, which is science, technology, engineering and math. So ये जो institutions है, they are trying to give an opportunity to our Indian students कि वो एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझा पाऊं तो आई थिंक इट विल बी बेटर। एक हमारी स्टूडेंट है जो शी एंटर्ड अशोका यूनिवर्सिटी टू स्टडी इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस। फिर फर्स्ट ईयर में क्या होता है, इन लिबरल इंस्टीट्यूशन मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर दिया जाता है, ऑलमोस्ट 30-40 सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है कि वो साइंस भी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे, फिजिक्स, मैथ, जिन्होंने स्कूल में सब नहीं पढ़ा है वो भी दोबारा पढ़ते हैं। एंड it just so happened with her that one bio teacher, अब वो टीचर ने क्या मैजिक किया, किस तरह पढ़ाया, that just caught her interest. Ultimately, that girl came out of Ashoka University with her bio majors with environment and design. And right now, she's actually working for some Mumbai design lab and designing on sustainable designing. So how, you can marry. This is really the time for bespoke education. You customize. आप क्या करना चाहते हो, आप पहले ये सोचो, फिर आपको क्या skills चाहिए. It's like going backwards. आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, और वो करने के लिए अब हमें क्या कर,
तो वो स्किल्स गैदर करते हैं, वो चीज पढ़ते हैं जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं. इवन आई लाइक टू पॉइंट आउट हियर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे बिकम वेरी लिबरल इन देयर अप्रोच. व्हाट आई मीन इज, पहले बहुत रिजिड सिस्टम से कि अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा तो ही आप बीटेक कर सकते हो, राइट? आई थिंक अभी भी आप लोग को यही लगता होगा. हाँ, मुझे तो यही लगता है, राइट? सो प्लक्षा यूनिवर्सिटी का मैंडेट इज ओनली मैथ्स. You just need math, humanities with maths, commerce with maths, just maths. Higher level of math is the requirement. आप बीटेक भी कर सकते हो. कोई पर्टिकुलर फील्ड्स होंगे ना कि ये पर्टिकुलर टाइप की इंजीनियरिंग या ये पर्टिकुलर टाइप की इंजीनियरिंग. कुछ है, रोबोटिक्स, एआई, वेरी वेरी न्यू एज इंजीनियरिंग, एवरीथिंग. क्लासिक वाले नहीं कि मैकेनिकल, सिविल और केमिकल कर लिया. इनफैक्ट आजकल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग में भी, द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर मूविंग टुवर्ड्स क्या दुनिया को चाहिए. You know, that comes from a concept called ikigai. कि जब कोई बच्चा confused होता है, a very small tip can be to assess yourself, self reflect करे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस में अच्छा हूँ, and then see कि दुनिया को क्या चाहिए और दुनिया मुझे किस चीज के लिए पैसा दे. When you marry these 4 things और वो जो intersection आता है, that is your career ikigai. So आजकल lot of institutions are also looking at दुनिया को क्या चाहिए और मैं ऐसा क्या पढ़ाऊं अपने बच्चे को कि दुनिया उसको पैसा दे. So lot of concept is there. Another very interesting thing is for commerce students with maths. अगर आपके पास 12th में मैथ है और आप कॉमर्स के बच्चे हो, there are many new careers that are emerging. जैसे अपने टाइम पे क्या लाइक याशना मेंशन्ड कि बीकॉम, बीबीए, इकोनॉमिक ऑनर्स, बस यही सब चलता था, राइट? वेरी रिजिड. बट नाउ दीज कॉमर्स किड्स विद मैथ्स, दे कैन वेंचर इनटू डेटा एनालिटिक्स, इनटू बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनटू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनटू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. सो हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू कॉमर्स इज अ ब्यूटिफुल, it's emerging beautifully. and बहुत सारे बच्चे अब बहुत अच्छे से employable होते जा रहे हैं जो BCom BBA से नहीं हो पा रहे थे. So any commerce student, for that matter any humanities student also, my high recommendation is that please technology integrate कर. आज ही मैं सुबह अपने इंस्टा पोस्ट के लिए सोच रही थी डालूं AI for a common man. I mean, for you and me also, even I'm not a tech savvy person, I'm not a STEM person at all. But I think just to be abreast with types, हम लोगों को भी अब AI for a common man course करना पड़ेगा. So हमारे बच्चों को तो करना ही करना है. Even though you don't like it, please take it from a career counselor. Please take it like a pill. खा लो, मतलब कर लो. जैसे हमारे पेरेंट्स को गूगल का कोर्स कर लेना चाहिए था. हाँ. हम भी चाहे न्यू एज पेरेंट्स है, बट हमें ऑल्दो हमारे बच्चे भी उतने बड़े नहीं हुए, बट हमें इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. मेजॉरिटी मासेस जो सेट है वो उन्होंने अभी भी वो डिग्री की क्लासिफिकेशंस की हुई है कि टॉप लेवल क्लास ए डिग्री इज योर इंजीनियरिंग एंड योर डॉक्टर, क्लास बी डिग्रीज आपने बीकॉम ऑनर्स किया, आपने सीए किया, इकोनॉमिक ऑनर्स किया, और क्लास सी डिग्री हो गई कि ठीक है आपने ह्यूमैनिटीज किया. तो इवन जब हम कई बार अपने बच्चों की बात करते हैं, अभी उनको बहुत टाइम है, बट स्टिल आलोक इज लाइक कि नहीं इनको हम तो ढंका ही कराएंगे, ढंका इन द सेंस हम इंजीनियरिंग कराएंगे. नाउ ही हैज अ वेरी सॉलिड बैकिंग बिहाइंड इट. ही सेड इंजीनियरिंग में आप अपने दिमाग को ज्यादा प्रैक्टिकली और एनालिटिकली यूज कर पाते हो. जब आप कॉमर्स टाइप की एक फील्ड करते हो उसमें आप जो भी पढ़ रहे हो वो सब बड़ा थ्योरेटिकल बेस है. जब आप काम में आते हो आप ऑलरेडी वो चीजों को सीख जाते हो. थिंकिंग अबाउट इट, अगर मैं भी सोचूं, मैंने जो 11th-12th में बिजनेस स्टडीज के रट्टे मारे थे, आई एम नॉट यूजिंग इट एनीवेयर. तो मुझे भी आई ऑल्सो गेट सेकेंड थॉट्स अबाउट इट कि क्या ढंग का करना इज समथिंग बेटर. Point well taken कि any engineering or any physics, chemistry man, any STEM program for that matter, आपको बहुत analytical बनाएगा. But my question is that, see, wishful thinking रखना कि मेरा बच्चा तो ये करेगा is one side. But what if वही बच्चा कोशिश भी करे पढ़ने की as per the father or the mother, but उसको मजा नहीं आ रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप फिर भी फोर्स करोगे? बिल्कुल. So what I'm trying to tell you is जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड,
जस्ट इमेजिन यार कि अगर पूरी दुनिया में इंजीनियर्स ही होते तो you need my poetry, no, because I need your engineering. Simple. It's not possible to just have a world run by engineers. Top universities हम देखें दुनिया में मिनिस्क्यूल है, गिन के हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. एंड हम फिंगर्स पे ये भी काउंट कर सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स कितने अच्छे हैं. यासना, यू आर सेइंग कि मैंने रट्टा मारा और अब मेरे कोई काम नहीं आ रहा. वो चीज आई कैन इंट्रोड्यूस यू वो so many engineers वो सेम बोल रहे हैं. क्या हमने भी बहुत इंजीनियरिंग में खुद को रगड़ा, बहुत मेहनत करी, पर हम वो स्किल्स यूज ही नहीं कर पा रहे. हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही है. इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आधे इंजीनियर तो MBA करके नॉन इंजीनियरिंग उसमें एंड अप करते. एग्जैक्टली 90%. नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप वो क्वालिटी इंजीनियरिंग कर रहे हो, प्लस यू आर इंटरेस्टेड, यू आर नॉट अ फोर्स्ड इंजीनियर, यू आर एन इंटरेस्टेड इंजीनियर, you want to become an engineer, then it's great. But otherwise, I don't know. मतलब अगर वो पढ़ भी लेगा बच्चा तो आगे क्या होगा, कैसे यूज करेगा वो नॉलेज? I have my questions on. चलो, इससे पहले कि मेरे खुद के बच्चे बड़े होके क्लिप दिखा के मुझे फ्यूचर में दिखाएं कि भाई आप ऑलरेडी बायस थे, मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ. मेरा ये कहना था कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए कि भाई लॉयर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, पर इस चीज के मुझे बहुत हेट्रेड भी मिलेगी. पर आपने कॉमर्स बोला, कॉमर्स विद मैथ्स, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. पर आप जाके BCom BBA जो आज के डेट में है वो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे ओपिनियन में. थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा, हेट कमेंट आते हैं, आ जाएं, पर वो वेस्ट ऑफ टाइम है. एंड मैं इसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताता हूं. तो मैंने इंजीनियरिंग की, मैं करना भी चाहता था, मेरे साथ जितने भी लोग थे सब करना चाहते थे. कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी के माँ बाप ने फोर्स कर दिया. ठीक है, मैं गया भी अब्रॉड इंपीरियल में पढ़ाई की. एंड यूर राइट, आधे इंजीनियर्स हमारे उसमें 25% ये माइंडसेट लेके आए थे कि इंजीनियरिंग के बाद फाइनेंस में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है ना. एंड 50% गए, एंड मैं भी उनमें से एक हूं. मुझे भी कोई इंजीनियरिंग जॉब नहीं करना था. बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब मैं गया उस जॉब में, बैंकिंग जॉब, कॉर्पोरेट बैंकिंग जॉब, सारे जितने भी फ्रंट ऑफिस रोल्स थे ना, एक्सेप्ट फॉर सेल्स, फ्रंट ऑफिस सब के सब इंजीनियर्स या साइंस बैकग्राउंड के से थे. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, हमारे साथ एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट था मेरे साथ डून में, वो SRCC गया. आई डोंट नो व्हाट मेड हिम चेंज हिज माइंड कि उसने वो किया. ही टोल्ड मी एंड कि इट वाज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं पढ़ाई होती थी वहां. एंड फिर उसने चेंज किया, वापस साइंस के फील्ड में आया वो. फिर उसने जो सम फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग और साइंस में जाके उसने, तो मेरा बायस ये है रिलेटिंग टू दैट. सी आई अग्री कि जो एनालिटिकल जॉब्स, देखो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स तो कॉमर्स से भी बन रहे हैं बच्चे, राइट. कॉमर्स BCom या BBA करने के बाद भी देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जो बच्चे पैरेलली दे गैदर दी सर्टिफिकेट्स एंड स्किल्स एंड नॉलेज. And they are also investment banks. So professionally, yes, maybe coming from a tech background, they might be doing a little better or a lot better than these kids, possibly. But again, coming back to that, Alok, I have a batch of 600 kids, for example. हर बच्चे का वो bent of mind है ही नहीं ना. मैं हर बच्चे को जबरदस्ती तो PCM पढ़ा नहीं सकती. And if I'm doing that, I'm not doing justice to being a career counselor. अगर मैं इन biases के साथ रहूंगी, so that will rub on to my kids, and they will go through a lot of emotional and mental traumas. कि I'm no good. So that's not the point. The point is we have to be flexible with our children. I have seen many cases where students जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे नहीं है, they are also very successful. Maybe they are not investment bankers, but maybe one girl is doing sustainable fashion and the other is doing something else, and they are really living a life that they want to live. Maybe they don't want to live a very analytical life where वो actuaries and statistics or math or number games खेल रहे हैं. Not everyone is born to do that. So I would say कि हो सकता है कुछ बच्चों का रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जब उनके पास वो स्किल्स थोड़ी कम है, एज अ स्टार्ट पॉइंट. बट
out of my experience and out of my real case studies and examples of students doing what they're doing in life, I definitely see anyone can be successful. Alo, it's not कि PCM वाला ही successful होगा और engineer ही successful होगा. There are many successful people, and success can come from any way, not just engineering. And maybe जो science में successful रहते हैं, उनका natural predisposition analytical हो. It's not necessary कि engineering is helping them get more analytical. It's playing towards that side of their brain, but it comes back to that psychometric test ki what's your natural predisposition. You can't nurture nature, you can't change someone's nature too much, especially by the time they get to college. Just think about, sit back and think. अगर सचिन तेंदुलकर को हम इंजीनियरिंग करा देते और लता जी को हम CA बना देते और हम रोनाल्डो को बोलते कि तुम डॉक्टर बन जाओ, so we would have lost these legends. और वो तब भी बन जाते कि उनका एटीट्यूड मेहनत वाला तो था. ऑल ऑफ दीज सुपर सक्सेसफुल पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन कि वो मेहनत और लगन तो लगा ही लेते. डिसिप्लिन तो है. But then you have to ask them in that quiet room, are you happy doing what you're doing? And if the answer is no, what good is this life? We are all here for a limited time on earth. Like, why do we want to force ourselves to do something just to prove to the world, that judging world कि मैं engineer नहीं? You raise this point कि ठीक है लता जी वाला and सचिन तेंदुलकर वाला, they all are very good, exceptionally good in fields which are non-academic. मान लो आपके पास एक बच्चा आता है, आपको उसमें दिखता है कि हाँ इसमें कुछ स्पेशल टैलेंट है और वो एक नॉन-एकेडमिक फील्ड में बहुत अच्छा है, चाहे वो म्यूजिक है, आर्ट्स है, बेकिंग है, कुछ भी है. राइट. आप उसको एडवाइस करोगे कि ठीक है तुम मत करो अपनी बेसिक डिग्री और जाओ इसी में ही स्पेशलाइजेशन करो, कि वो बेसिक डिग्री करो कि तुम एम्प्लॉयबल रहो. करेक्ट. इट्स अ रियल प्रेडिकमेंट, एक रियल कंफ्यूजन आता है और ये बहुत बार आता है. बहुत सारे स्पोर्ट्स के भी बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, दे फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम स्टडीइंग एकेडमिक्स. तो दिस इज रियल. अब इसमें 2-3 सिचुएशंस होते हैं आशना. वन इज टू रियली डू अ फैमिली बैकग्राउंड चेक. बहुत सारी इंडियन फैमिलीज हैं जो जैसे कि हमारा बिजनेस सेटअप है, यू गो एंड एक्सपेरिमेंट, तो भी जो करना है करो. इट्स ऑल क्लियर कि अब वो ट्राई कर ले बच्चा, जो करना है उसमें सक्सेस मिलती है ग्रेट, नहीं मिलती है तो यू कम बैक. द अदर सिचुएशन इज ट्रिकी व्हेन देयर इज नो बैकिंग और फिर वो पैशन. एंड दिस इज इवन मोर ग्रेव फॉर माय male students because culturally, socially, still they are the breadwinners. So they go through a lot more than the girls in this context, क्योंकि उनको तो पैसा तो कमाना ही है ना. So in this situation, I always tell them कि parallel degree कर लो, but कुछ पैरेलल डिग्री ऐसा करो कि कीप अम बैकअप, कि जस्ट इन केस वहाँ कुछ नई बात बने तो हमारे पास कुछ है टू टेक आवर लाइफ फॉरवर्ड. सो इसी में ही आई हैड दिस समवन इन माय फैमिली. आपने कहा कि ठीक है बच्चे को भी होना चाहिए कि उसको खुशी मिल रही है उस चीज से, नहीं मिल रही, उसको पढ़ना ही नहीं था, उसको नहीं खुशी मिलती थी पढ़ने से. एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज वेरी गुड in her culinary skills कि ठीक है मुझे बेकिंग ही करनी है. She got into a very good university in Culinary Institute in America. Okay, fine. She went for a visa. When she went for a visa, the person who was at the representation counter told her, I will not give you the visa. Why? पहले कुछ ढंग की डिग्री करो फिर इसके लिए आना, अभी क्यों आ रहे हो? She got the admission, but she was rejected for the visa, saying this कि पहले तुम डिग्री करो ढंग की फिर इसके लिए आना, इसके लिए तो 25-26 साल के लोग आते हैं. Although like family backing थी then वो था, but still they were like कि नहीं पहले डिग्री और फिर इसके लिए आओ. ये तो अब थोड़ा वीजा रिलेटेड है तो ये नहीं, वैसे भी जो खुशबू जी बार बार बोल रही है कि प्रेजुडिसेस साइड रखना सबसे हार्ड हो जाता है. एज अ 40+ 50+ पर्सन आपको लगता है हमने इतनी दुनिया देखी है, हमारे पास एक विजडम है और हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, एक प्रेजुडिस बन जाता है कि ये prejudices are there in every home, in every mind, in every adult. I think हम सभी उससे जूझ रहे हो, हम सभी उससे लड़ रहे हैं in our own minds कि क्या ये सही है. I mean even I have 2 kids and I know कि मैं as a career counselor भी रोज खुद से पूछती हूँ कि my son wants to be a football player and is it okay to just let go of academics at what point? These are real questions, but you really have to be very vigilant as parents कि क्या ये एक women fancy है, शौक है कि पैशन कि रियली कुछ है. करेक्ट. दिस इज
और आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, जब अगर हाई रिस्क आपका पैशन है तो रिकग्नाइज दैट रिस्क एंड मिटिगेट इट। कि कुछ आपने बैलेंस आउट कर लो, उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी एक डिग्री भी करके रखो कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर एम्प्लॉयबल इन सम वे। अगर पैर टूट गया तो ये नहीं कि कब कुछ कर ही नहीं सकते। अगेन वाली बात है कि कहना आसान है और प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ड्रामा में जाना चाहता था, ड्रामा में भी एज सच फुल फ्लेजेड नहीं जाना चाहता था, बट मैं क्लास 12th में ही था एंड NSD के स्टूडेंट्स के साथ एक प्ले करने का प्लान था जिसमें मैं लीड था एंड मैं 12th में था। छुट्टियों के टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने नहीं अलाउ किया, उन्होंने कहा तुमने इंजीनियरिंग करनी है। पर अब मैं क्या बोलूं, मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया ना, कहाँ मैं धक्के खाता एक्टर बनने के चक्कर में और कहाँ थोड़ा मेरे को अच्छा करियर मिल गया। क्या पता कल शाहरुख खान होते। अब ये तो दुनिया ने एक अच्छा एक्टर लूज कर प्रोबेबिलिटी नहीं, ये विशफुल थिंकिंग है जो मैं अपने बच्चों को भी नहीं लाऊंगा। आई अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैशन and profession. Yeah. So that is very important to demarcate कि हर चीज जिसकी शौक है वो प्रोफेशन नहीं बन सकता है। एक आपने बताया कि हमारे बच्चे टूटते जा रहे हैं, एक NCRB का डेटा है 2021 का है, हमें लेटेस्ट नहीं मिल पाया, कि 36 स्टूडेंट डेथ्स होती हैं एवरी ईयर। 36 एवरी ईयर, ये 21 का है। 21 का है। इंडिया का तो और बैड होगा। हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्यों है? There are many factors जो एक स्टूडेंट लाइफ को अफेक्ट करती है, डिसरप्ट करती है। See, it starts from self rejection, goes on to peer rejection, family rejection, school rejection, social media rejection, and then university rejection. So rejections जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं वो बहुत rejections फेस कर रहे हैं। This actually impacts a child कि मेरा दोस्त तो एक coming from a background जो वो LV हो चाहिए कि naturally हो रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं वो लाइफ जीना चाहता हूँ। So how do I do that? That pressure of social media कि मैं आज पोस्ट क्या डालूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, I'm not doing anything exciting in life. या that pressure कि यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा पाऊंगा कि नहीं, एकेडेमिक्स, ग्रेड्स, स्कूल परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं हर बच्चा रिजेक्शन कलेक्ट करता जा रहा है अपने अंदर एंड इट्स रियली ब्रेकिंग दैट डाउन। आई मीन आई वुड सेफली से दैट बहुत सारे बच्चे are going through anxiety now, which is real, and I strongly advocate कि जैसे हम पहले अपने बच्चों को और adults we are all first aid trained कि हमें first aid कैसे देना है किसी को अगर लग जाती है तो so आज हम सबको एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि first aid for mental and emotional well-being of adults as well as children. Everyone is really in the same boat. क्या स्कूल्स में ऐसे कोई सेल्स हैं जिसमें बच्चों को अपना मेंटल प्रेशर कैसे मेंटेन करना है, ठीक करना है, उसके बारे में कुछ किया जाता है? Yeah, so schools, I think again I would say those elite schools are जो forward thinking schools हैं, I think वहीं पे ऐसे workshops भी होते हैं बच्चों के लिए, and हर अच्छे forward thinking school में एक सेल है with a lot of therapists, with psychologists जो बच्चों को असाइंड हैं, जो जाके बच्चों के साथ 1-on-1 सेशंस लेते हैं, पेरेंट्स के साथ सेशंस लेते हैं। So yeah, schools are doing a little bit, but only so much. वो भी फिर वही वाली बात आ गई ना कि 10 लाख में से 200 में 1 भी नहीं, 0.02%। और फिर वो पता है टैबू अभी भी है कि एक बच्चा खुद चल के वो सेल में नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है एडल्ट्स के साथ भी है, कोई क्या बोलेगा कि मतलब मैं पागल हूँ, वो वाली है ना। वो तो खैर एक दूसरा टॉपिक हो गया। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता था जो आपने बताया ना, फियर ऑफ रिजेक्शन के तो मैंने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था जब मैं JEE का एग्जाम देने गया था, IIT का। इतनी ज्यादा टेंशन, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ खुशबू, मैंने एक पर्टिकुलर रूम में नहीं देखी एंड मैंने काफी टेंशन वाले एटमॉस्फेयर देखे हुए हैं, वर्क लाइफ टेंशन जैसे होती है। इतनी ज्यादा टेंशन कि वहां जितने बच्चे थे ज्यादातर इसी होड़ में थे कि ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। करेक्ट। इतने घबराए हुए बच्चे एक एग्जाम के पीछे, 17-18 साल के हो आप, एक एग्जाम के लिए जो जा रहे हो और आपको लग रहा है जिंदगी मौत का सवाल है। करेक्ट।
So to that हालत खराब हो गई थी वो देख के कि जेई को इतना वो मानते हैं, क्योंकि मैं तो कभी एस्पिरेंट था नहीं, तो मुझे पता था मेरा होना नहीं है। जब पेरेंट्स और बच्चे मेरे पास आते हैं, माय फर्स्ट थिंग टू रियली डिफ्यूज दैट टेंशन इज बैकअप प्लान। सो मैं हर बच्चे का सबसे पहले बैठ के, जब हम करियर पाथ रोड मैप बना रहे होते हैं, तो हमारा ये डिस्कशन होता है कि ठीक है, ड्रीम तो बच्चा ही बता देगा कि मेरे को तो आईआईटी में जाना है या बिट्स करना है, ट्राई व्हाटएवर। प्लान ए तो पहले ही सबको पता होता है, बट माई डिस्कशन इज मोर ऑफ व्हाट इज योर प्लान बी, व्हाट इज योर प्लान सी। द मोमेंट दे फील कि अच्छा प्लान बी में हाँ ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर नॉट बैड, मे बी नॉट सो गुड बट नॉट दैट बैड, सो दैट्स व्हेन दैट टेंशन डिफ्यूजेस एंड दे फील अ लिटिल रिलैक्स्ड कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो ये है मेरे पास। दे फील दैट कुशनिंग इज देयर। अगर हम हाई प्रेशर में ही बच्चे को पूरे टाइम रखेंगे कि इंजीनियरिंग करना है तो आईआईटी, नहीं तो कुछ नहीं, और आईआईटी में भी एक और लेवल है पेरेंट्स का, कंप्यूटर्स ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सबका अपना होता है, जैसे मेरा सिविल ही चाहिए। Yeah, we have to diffuse that. ये कितनी टेंशन, ये जो हमने सुसाइड्स और बात की, कितनी जॉब स्पेसिफिक होगी कि जॉब्स नहीं मिल रहे हैं? ये भी बहुत रियल है। इनफैक्ट देयर आर sadly a lot of students who say जिन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस इंडिया एंड अब्रॉड से बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, बहुत अच्छे इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हैं, बट प्लेसमेंट नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, along with kids, the entire family is breaking down, कि अब मेरा बच्चा तो इतना लायक है, इतना मेहनत किया है उसने, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जो दूसरा बच्चा है जिसने वो छोटी मोटी डिग्री स्किल एक्वायर कर ली, स्ट्रीट स्मार्ट था, वो ठीक ठाक जॉब में है, और इतने ज्यादा लायक बच्चे को जॉब नहीं मिल रही। इससे ना मुझे अपना ही एक सिचुएशन याद आया। मैं एक बहुत स्टूडियस बच्चा थी, बहुत ज्यादा, अपने शायद घर का सबसे ज्यादा स्टूडियस बच्चा थी। 10th स्टैंडर्ड में मेरे 93% आए, और 12th में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ उतना ही अच्छा आएगा और मैं जाऊंगी डीयू के टॉप कॉलेज में या एसआरसीसी या एलएसआर। मेरे फादर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये दिल्ली जाए, बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज। तब विमेन क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। टर्न्ड आउट 12th का रिजल्ट का टाइम आया, मैं और मेरे पापा हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं लैपटॉप खोल के, मेरी मम्मी नहीं थी घर पे। मेरा आया 88%। मैं तो रो जोर जोर से कि ये क्या हो गया मेरे साथ, एंड ही वॉज लाफिंग कि अरे वाह इसके नहीं है। हिज रिएक्शन, उनका रिएक्शन इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं भी 1 घंटे में ठीक हो गई कि इतना तो आया ना, अच्छी बात तो है ना। तो उस टाइम पे आई फील पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपके साथ, वो आपकी खुद की संतुष्टि के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे में से डायनामिक मोमेंट ज्यादा याचना के साथ ही आते हैं। इतने जितनी एकदम मैं पंजाबी लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। जितने ऐसे मोनोलॉग हैं तो याचना के निकलते हैं। एक और मोनोलॉग है मेरे 10th में मैथ्स में। मेरे को मैथ्स से प्यार था, मेरे को 100 चाहिए था। आई गॉट a 99। मैं फिर रो रही थी। माय दादू केम अप टू मी, ही इज लाइक तू पागल है, तेरे प्यो ते चाचे ते मिला के भी इन्ने नहीं आए। फिर भी रोनी पई है। चलो ठीक है। इसमें तो मैं भी रोया था, क्वेश्चन गलत हुआ। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इस टाइम पे इस तरह से होंगे, मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो। 99 पे रो रही है। तो एक एग्जाम्पल मुझे मेरा जो याद आता है कि मेरा 10th में मैथ में मुझे 99 आए और मैं बहुत खुश थी। मैं रो नहीं रही थी तुम्हारी तरह। पर उससे ये हो रहा था कि मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझे बोले थे आपको तो यू आर मेंट टू स्टडी साइंस, मतलब इन द सेंस मैथ, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनता है कि तुम पढ़ो, तुम्हारे तो इतने अच्छे मार्क्स हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे में उस समय वो विजडम थी कि ये मैं स्ट्रेच करके मार्क्स लाना एक कहानी है, बट मैं शायद बहुत एंजॉय नहीं करती ये सब्जेक्ट्स। तो मैं दो मेरे को काउंसलिंग अवेलेबल नहीं थी, कोई सर्विस ऐसा नहीं था, बट आई स्ट्रांगली स्टूड अप फॉर माई सेल्फ कि नहीं इतने अच्छे मार्क्स हैं बट मार्क्स कैन नॉट डिफाइन कि मुझे क्या पढ़ना है। सो आई डिडंट टेक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और मैं उल्टा फंस गया। मैं भी मैथ्स में अच्छा था और इस चक्कर में मेरे को पीसीएम में लाइक नहीं तुम्हें और कोई चॉइस ही नहीं है, यू हैव टू गो। मैं तो 9th में था, मैं कमर्शियल स्टडीज लेना चाहता था। उन्होंने बोला नहीं कंप्यूटर साइंस, तो उन्होंने लगा अभी इससे ही बिगड़ गया ये तो फिर इंजीनियरिंग कैसे करेगा। तो कमर्शियल वो दिलवा दिया
और मैं केमिस्ट्री में ढक्कन था, मतलब मैं पास होता था, पर मेरी मम्मी मुझे लेके गई एक सर के पास, खान सर, मैं उनको मानता हूँ, इतना दूर, वो मतलब हमारे घर से 45 मिनट्स लगते थे। एंड उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ सुबह 7 बजे टाइम है, वो बड़े पॉपुलर थे, पर उन्होंने मुझे केमिस्ट्री में इतना अच्छा करा दिया 2 महीने में कि मैंने फिर बाद में केमिकल इंजीनियरिंग करी। ओह वाओ, तो हर टाइप के हैं। नो आई थिंक बिल्कुल एक टीचर का इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है। जो चीज इतनी डिफिकल्ट लगती थी उन्होंने इतने सिंपल तरीके से समझाया, मैंने कहा यार मैं तो ढक्कन था, मुझे इतना नहीं समझ में आता था, तभी तो फेल हो रहा था। वो बेसिक्स करेक्ट हुए तो पासिंग मार्क्स से मेरिट में आ गए। मतलब आपकी एक रील्स में आपने मेंशन किया था कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिले जो शायद अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली गलत यूनिवर्सिटीज और गलत कोर्सेज में जा रहे थे। कमिंग बैक, जब हम आई रिमेम्बर जब हम कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे थे तो एक बड़ा पॉपुलर एजेंट था चोपड़ास करके, आई ऑल्सो वेंट। मेरे पास आई रिमेम्बर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी, मेरा अच्छा जो प्रिडिक्टेड स्कोर था वो काफी अच्छा था। उन्होंने मुझे एक सर्टेन सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज ही दिया कि आप इन पे जा सकते हो। अगेन मेरे में उतना विजडम था कि मुझे लगा कि यार मेरा स्कोर तो इतना अच्छा है, मैं इसके लिए क्यों करूं। जब मैंने अपने आप अप्लाई किया, आई गॉट इन टू द बेटर यूनिवर्सिटी जो उनसे ऊपर थी। आई रियलाइज कि जितने लोग उनके पास गए थे वो उन्हीं पर्टिकुलर सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज में लैंड अप हुए थे। अब यहाँ पे 2 पेरेंट्स के परसेप्शंस बनते हैं। जो जनरल मासेस होते हैं वो इन मास एजेंट्स के पास जाते हैं कि यार ये तो कर देंगे, जिनको इतना वेल रिसर्च और वेल नोन नहीं होते। एक सेकंड आता है जो जनरली एलीट कैटेगरी होती है, हायर इनकम ग्रुप्स होते हैं। वो कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं हु चार्ज अ बॉम्ब, आई विल नॉट नेम देम। कुछ ऐसे होते हैं जो शायद 2-3 लाख पर मीटिंग लेते हैं। अब वो जो हायर एलिट कैटेगरी के पेरेंट्स होते हैं वैसे सोचते हैं अरे यार ये इतना पैसा ले रहा है ना, ये तो हमारे बच्चों को हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में कराई दे। बट वो लोग कितने ऑथेंटिक होते हैं, कितना बच्चे को समझते हैं और कितना उसको सही तरीके से गाइड कर पाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में आपको सही राह दिखा रहे हैं। ये जो प्लेसमेंट मार्केट है, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग काम कर रहे हैं। वन इज ऑफ कोर्स स्कूल काउंसलर्स, one is independent education consultants, and the third is agent model. So जो agent model होता है उसमें ये जो भी ऑफिसेज बने हुए हैं बड़े प्लश से, वहां पेरेंट्स जाते हैं और इन एजेंट्स के टाई अप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, राइट? कि आप हमारे को एक बच्चा भेजोगे तो हम आपको इतने लाख दे देंगे। That's the reason वो कोई भी फीस नहीं लेते या बहुत ही छोटा सा एक टोकन अमाउंट ले लेते हैं कि ये बच्चा हमारे साथ रजिस्टर्ड रहे। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लाइक यू आर सेइंग कि तुम्हारा चांस था कि बेटर यूनिवर्सिटी में हो जाए, बट वो एजेंट इन्फ्लुएंस कर रहा था कि नहीं ये यूनिवर्सिटीज बेटर है, परहैप्स उसको वहां से बेटर कमीशन आने वाला था। नाउ इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट्स, देयर आर सम जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत जेन्युइन है, वो आपसे फीस लेंगे, लाखों में भी लेंगे, लेकिन वो काम सही करेंगे। दे विल रियली गिव देयर टाइम, देयर रिसोर्सेज, देयर एक्सपीरियंस, देयर एक्सपर्टीज, क्योंकि उनको कोई कमीशन नहीं आने वाला। बट द चैलेंज फॉर अ कॉमन मैन इज 2 चीजें। अगेन इसमें 2 कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट आता है और वो बोलता है मैम आप तो कोई ऐसा इंसान बता दो जो सारा काम कर दे हमारे बच्चे का, ऐसे भी लिख दे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर दे, बस हमें साइन करना हो, बस हमारा बच्चा नहीं कर सकता ज्यादा कुछ, वो बहुत बिजी है, 12th की पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, जो प्रिडिक्टेड मार्क्स लाए हैं उसको एक्चुअली रियलाइज भी करना है, वो लाना भी है, तो हमारा बच्चा इतना मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, तो इजी बता दो कोई। हम नहीं लिखेंगे SOP, हम नहीं लिखेंगे, लिखवा दो। एग्जैक्टली। एंड दूसरा कैटेगरी है जो बोलता है कि नहीं, वी वांट टू वर्क हार्ड, वी रियली वांट टू बी इन्वॉल्व। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आई नो ऑफ मदर्स जिन्होंने 11th और 12th तो अपनी लाइफ का सब कुछ सैक्रिफाइस करके वो सिर्फ एप्लीकेशंस कर रही हैं अपने बच्चों की, लिटरली दे आर सो डेडिकेटेड, और बस बच्चे और पेरेंट्स सिर्फ एप्लीकेशन कर रहे हैं 11th 12th में, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन विद एन इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट।
सो इट्स रियली अ ग्रे एरिया, और बहुत ज्यादा केयरफुल रहें कि आप किससे हेल्प ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बाद ही किसी को हायर करें फॉर एनी सर्विस। और खुशबू जी के कुछ रिकमेंडेशंस हम जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग करी थी लंदन से, तो वहां पे कुछ लोग थे जो गैप ईयर करके आए थे। तो मुझे कॉन्सेप्ट लगा यार, इन्होंने गैप ईयर लिया। उनमें से एक इंडिया आके एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में था काफी टाइम पे, राइट, मैथ्स पढ़ा रहा था। अच्छा, तो अपने यहाँ पे ऐसा है गैप ईयर सिर्फ जेई की प्रिपरेशंस के लिए ही है, या अदरवाइज कुछ लोग सोच लेते हैं? आप रेकमेंड करते हो एज अ करियर काउंसलर? ओके, सो गैप ईयर एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपना जो कल्चर है ना, उसमें ये रहता है कि अगर डॉटर है तो वो तो वैसे ही बहुत रश में रहते हैं, ये जल्दी जल्दी पढ़ाओ फिर शादी करनी है, किस तक तो शादी है ना। तो वो गैप ईयर, तो वो 1 साल पीछे हो जाएगी मेरी बेटी, तो वो तो बहुत ही उनके लिए डिफिकल्ट होता है टू एक्सेप्ट। बट यस, जो एक एजुकेटेड स्ट्रैटा, आई वुड से, जो बहुत अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, वो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। दिस हैपन्स व्हेन, देखो, अगर बच्चे का क्लियर कट पाथ है कि मुझे ग्रेड्स अच्छे आ गए हैं, मैं एप्लीकेशन के लिए रेडी हूं, मेरा एसेज रेडी हैं, सो वो अप्लाई कर ही देते हैं। गैप ईयर इज बेनिफिशियल जब बच्चे को जो करना है वो कर नहीं पा रहा, जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वो मिल नहीं पाया, या प्रेडिक्टेड ग्रेड सही नहीं मिले, उसके वजह से बच्चे को जो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वो उसको मिल ही नहीं रहा है, जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। सो उस सिचुएशन में गैप ईयर लेना कि अच्छा अब मैं सैट स्कोर बेटर कर लूंगा, या मैं और कोई एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया के लिए लिखूंगा कि मेरे को बेटर चांस मिले, बेटर यूनिवर्सिटी मिले, दैट्स वन ऑप्शन। द अदर सिचुएशन इज जब बच्चे को पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, तब भी बहुत पेरेंट्स हैं और बहुत बच्चे हैं जो गैप ईयर लेते हैं। अब बच्चे वो जो 1 साल है उसमें बहुत चीजें एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग शैडोइंग एक्सपीरियंस, अलग अलग इंटर्नशिप्स, सो मेनी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जो अब एडेक्स और कोर्सेरा पे वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज बहुत ही अफोर्डेबल रेट में ये कोर्सेज देती हैं, तो बच्चे वो सब करते हैं ताकि उनको थोड़ी और क्लैरिटी हो, ताकि वो एक एजुकेटेड डिसीजन ले सकें खुद के लिए, और वो 4 साल वेस्ट ना करें, रादर ये 1 साल में और अपनी मेहनत करके ढूंढ पाए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी ट्रू कॉलिंग क्या है, उनका पैशन क्या है। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स होते हैं, वो ये जो एक गैप ईयर होता है उसको बहुत सीरियसली भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एक हमारी स्टूडेंट जो आई रिमेम्बर, वो अफ्रीका गई, कीनिया, एंड उसने वहां पे 6 महीने रह के उसने सोशल वर्क किया। सो यू नो, जब आप अप्लाई करते हो किसी यूनिवर्सिटी में गैप ईयर के साथ, तो यूनिवर्सिटी जानना चाहती है कि वो आपने क्यों लिया और आपने क्या किया उस वक्त का जो आपके पास था। सो आपको बी प्रिपेयर्ड कि आपके पास कुछ सॉलिड होना चाहिए टू टेल द यूनिवर्सिटी कि मैंने कुछ बहुत सॉलिड रीजन से ये गैप ईयर लिया और मैंने वो अचीव किया। जैसे यूएस में भी ये कल्चर था पहले, और आई थिंक यूरोप में भी बहुत कंट्रीज में कल्चर है कि पीपल टेक अ गैप ईयर जस्ट टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर एंड लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड बिफोर दे सेटल डाउन टू अ career or commitment. Absolutely. Travel is a very valid reason gap year के लिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल लॉग्स लिखते हैं और गैस्ट्रोनॉमी पे आर्टिकल्स लिखते हैं, और उनके बहुत सारा मतलब कंटेंट, एंड यू नो दे आल्सो वांट टू इन्फ्यूज, वो अलग अलग कल्चर्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट ट्रैवल टू सी मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल साइट्स और यू नो फैंसी क्लब्स, बट एक्चुअली बच्चे विद द पर्पस ट्रैवल करते हैं। वो बेस्ट काइंड ऑफ ट्रैवल है। बट इसके लिए पेरेंट्स को भी बहुत ओपन होना पड़ेगा टू दिस आइडिया, नो? दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम। चलो, मैंने काफी इमेज दे दी है अपनी एज एकदम ओल्ड स्कूल पेरेंट, पर अगर गैप ईयर लेके ट्रैवल करना चाहते हो, बिल्कुल जाओ, भाषा सीखो। हाँ, बट ट्रैवल एंड नॉट टूरिज्म। जब भाषा सीखो, उधर जाओ और अच्छे से घूमो।
हाँ, देखो कि लोग वहां रहते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, कितनी अलग अलग टाइप की सोच है एक्चुअली। एग्जैक्टली। मैं भी ये भी ऐड करूंगा, जैसे अमेरिका और यूरोप में करते होंगे, बट वो पैसे खर्च करके नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं, वो बैक पैकिंग करते हैं और वहां पे भी वो वेटर और इस टाइप के जॉब करते हुए ट्रैवल करते हैं। करेक्ट। लाइक ऑन द वे ऑन देयर जर्नी वो बहुत सारे जॉब्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, स्किल्स भी एक्वायर करते हैं, दे लर्न, मतलब एक ऑलमोस्ट की स्ट्रीट्स ऑफ द वर्ल्ड कैसे हम फेस कर सकते हैं, लाइक दैट्स द बिगेस्ट लाइक लर्निंग देयर। यूपीएससी का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि आप आर्ट से ह्यूमैनिटीज करके यूपीएससी में जाते हो, राइट। तो वैसे इसको मतलब क्या यूपीएससी के बारे में थोड़ा अपन बात कर रहे हैं, जेईई की तो हमने बहुत बिल्कुल। यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड, हम सबको पता है, और बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो दे अस्पायर टू राइट दिस एग्जाम, वो लिखना चाहते हैं ये एग्जाम, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं होती कि जब ये एग्जाम लिखेंगे तो हमारा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे तो वी विल बी एलिजिबल। और सबसे ज्यादा केस यही आता है, पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चा तो ह्यूमैनिटीज ले रहा है तो ऑब्वियस बात है यूपीएससी, अगर ह्यूमैनिटीज लेके कुछ बड़ा करना है तो यूपीएससी एग्जाम करना है। ये एक माइंडसेट है जो अपनको बस्ट करनी है कि यूपीएससी एग्जाम इज सब्जेक्ट ब्लाइंड। सबसे पहली बात तो आपको अंडरग्रेड कुछ ना कुछ, बीकॉम, इंजीनियरिंग, लॉ, जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद आप यूपीएससी लिख सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज ह्यूमैनिटीज लेकर ही यूपीएससी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हमारे कुछ इंजीनियर बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया आफ्टर इंजीनियरिंग, सो इट इज एब्सोल्युटली एन ओपन फील्ड। बट when it comes to यूपीएससी, दो चीजें हैं। एक तो जब भी आप अगर अस्पायर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो अगेन ये बहुत ही ड्रीम एग्जाम है, बहुत बच्चे इंटरव्यू में भी फंस जाते हैं, राइट? सो बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप अंडरग्रेड जो कर रहे हो वो ऐसे मत करो कि कोई एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से एक डमी कॉलेज से कर लिया क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। अगर नहीं हुआ यूपीएससी में तो आपका प्लान क्या है, एंड आफ्टर कपल ऑफ अटेम्प्ट्स कितने साल आप इसमें दोगे, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट दैट इज वेल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑल्सो फील कि पेरेंट्स को बी रियलिस्टिक। अगर आप यूपीएससी एज अ गोल दे रहे हो अपने बच्चे को, या बच्चे खुद बेंचमार्किंग करके खुद के लिए वो बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, प्लीज बी रियलिस्टिक। क्योंकि ये एग्जाम इतना टफ है कि बहुत बच्चे हाफ वे जाके छोड़ते हैं या मिडवे में छोड़ते हैं, जिस स्टार्ट करते हुए छोड़ देते हैं 1-2 महीने में। तो कुछ बेटर प्लानिंग हो सकती है अगर हम अपना होमवर्क कर लें कि कितना टफ है, क्या मैं ये कर सकता हूं। और अगर कर भी लिया तो आईएएस की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में कलेक्टर बन के, तो उसके लिए भी प्रिपेयर है कि आपको 5-10 साल कोई शहर में अच्छी लाइफ, कोई आईएएस की ब्यूरोक्रेट की लाइफ नहीं जीनी है। Absolutely. बहुत ही ग्राउंड से शुरुआत करके आना है टू द पॉइंट कि कहीं कंफर्ट और सेटिस्फाइड लाइफ मिले। नहीं, हम जस्ट आईएएस बन के लाइफ सेट है, नॉट नेसेसरी। अगर आप खुशी वाला फैक्टर छोड़ दो तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही है। हाँ। सरकारी नौकरी में कोई फायर तो होता नहीं है, चाहे जितना बुरा परफॉर्म कर लो, अनलेस स्कैम में फंस जाओ तो, है ना? वो खुशी वाला पॉइंट आई थिंक सिर्फ वो पढ़ाई तक और वो स्टार्टिंग पॉइंट तक ही रह जाता है। जब आपको अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना है और अपना घर चलाना है तो वो खुशी वाला पॉइंट साइड पे ही रखना पड़ेगा। हमारे काफी ऐसे पेरेंट्स होते हैं, फैमिलीज में होता है जिसमें जो मेल मेंबर होते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी कि यार अभी चल क्या रहा है, पर सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग तो नहीं सकते ना। यू हैव टू डील विद वॉट एवर इज कमिंग योर वे। नहीं तो अगर खुशी की बात करने ही लगे हैं तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी इंसान दुनिया का 24 घंटे खुश है। करेक्ट। शांति और पीस हो सकती है जैसे मॉन्क के पास या उसके पास, बट खुशी तो एक मतलब वैसे भी अप एंड डाउन सबकी लाइफ में, लो मोमेंट्स हाई मोमेंट्स आएंगे। ऐसे अगर हम देखें तो देयर आर डेफिनेटली सम सेफ करियर्स। अगर हम बकेट करें तो डेफिनेटली दुनिया में कुछ सेफ करियर्स तो है ही। अगर आप उसमें जा रहे हो मतलब आई वुड से 90% तो आप सेफ हो कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इट्स ओनली व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद न्यू एज करियर्स, यू डेयर कि मैं एक ऐसा रास्ता चलने को तैयार हूं जो बहुत कम लोग चले हैं, तो उसमें थोड़ा जिसको हम हाई पैशन चाहिए, रिस्क चाहिए।
Yeah, you have to be high ready risk वाला mentally कोई for भी that. choice लो, including UPSC, तो keep a backup plan. This Yeah. was like the key takeaway दोनों sports और UPSC में. क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए irrespective of whatever field they want to get into? So one is in school subject and something out of school. So in school अगर आप math पढ़ सकते हो with anything that you are studying. Of course PCB बच्चे भी कभी कभी PCMB लेते हैं, that's very very rigorous. But PCB लिया है, you know, biology पढ़ रहे हो and NEET का preparation करना है, it's very clear. But अदरवाइज एक कॉमर्स का बच्चा हो या ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, अब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है बोर्ड. ह्यूमैनिटीज डजंट मीन कि सिर्फ यू नो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड पॉल साइंस पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे. इनफैक्ट some of the sharpest brains now want to do a combination subject where they study, say, pol science, economics, math with history and English. So combination, you know, of commerce, math, a combination of humanities, commerce and math is also very nice. So math as a subject I'll highlight कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो अंडरग्रेड में, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, अगर आप आईटी में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम करना चाहते हो, हर चीज की रिक्वायरमेंट मैथ है. दैट्स बेसिक. एंड समथिंग आउट ऑफ स्कूल जो 11th-12th ग्रेडर्स को करना चाहिए इज यू नो दीज edX एंड Coursera कोर्सेज, और भी माइक्रोसॉफ्ट एंड हार्वर्ड एंड सभी अपने कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं. और यू कैन आइडेंटिफाई कुछ, थोड़ा सा पाइथन, थोड़ा सा डेटा साइंस, थोड़ा सा IT, थोड़ा सा AI, ML. आई थिंक दिस विल रियली हेल्प अ लॉट ऑफ किड्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू टर्शियरी एजुकेशन. सो अभी भी पेरेंट्स काफी कंफ्यूज्ड होते हैं, जैसे हम भी कंफ्यूज्ड होते हैं. इतनी सारी अलग अलग ओपिनियंस आ रही होती हैं कि बच्चे को CBSE में पढ़ाओ, ICSE में कराओ, A levels, IB. सो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन इट? करेक्ट, व्हिच इज द करेक्ट थिंग टू गो इनटू? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक्चुअली, बिकॉज अब भोपाल में भी वो स्कूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे कैम्ब्रिज भी अवेलेबल है, ISC स्कूल्स तो है ही, CBSE अवेलेबल है एंड IB स्कूल्स भी हैं. वेरी क्लियर कट थिंग इज कि CBSE और ICSE दे आर इंडियन बोर्ड एग्जाम्स. उनका जो पैटर्न है, एजुकेशन है, वो काफी बैलेंस्ड है. एक एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा से वेरी ब्राइट बच्चा, सबके लिए वो पैटर्न ठीक है. जो IB बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे स्कूल्स में भी जो टीचर्स हैं, जो ये ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स वन चैलेंज. द सेकेंड चैलेंज इज कि क्योंकि ये इतना ज्यादा इंटरनेशनल बोर्ड्स जो हैं, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बाहर के एजुकेशन एंड स्टाइल से, कि जब एक IB बोर्ड और एक कैम्ब्रिज बोर्ड का बच्चा इंडियन एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है या चाहता है वो करे, तो वो बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन होती है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो पेडागॉजी बहुत अलग है पढ़ाई की, और यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत अलग है. तो वो एक टाइम पे वो भी परफॉर्म करे और ये भी परफॉर्म करे इज वेरी डिफिकल्ट. इवन I don't know if I can quote, Doon School has stopped, closed their Cambridge board. Must be for a reason, right? आई फील कि अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है कि वो खुद से रिसर्च करे, बहुत ही लॉजिकल थिंकर है, रिसर्चर है, खुद ही बहुत इंटेंस सेल्फ स्टडी मोड में है, तो फिर ये कैम्ब्रिज और IB बोर्ड उस बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है. एंड अ प्लस विद दिस बोर्ड इज कि ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल बोर्ड है. ये बहुत IB बोर्ड और कैम्ब्रिज आपको बहुत एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकर बनाते हैं. You have an edge over others in terms of your thinking and thought process. You become a thinker. लेकिन practical challenges in life बहुत हैं in terms of admissions, Indian colleges accept करना ये board, और you know scoring की अगर हम बात करें तो CBSE और ISC में scoring is any day. और यहाँ पे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, यू नो, विद देयर बीज, फिर उनको एडमिशन में प्रॉब्लम होती है. एंड इवन द कन्वर्जन फ्रॉम अ कैम्ब्रिज एंड IB बोर्ड टू एन इंडियन बोर्ड इज वेरी लाइक हार्डली एनी डिस्पैरिटी. तो वो वहां दे लूज आउट.
तो इसके लिए भी आपको बच्चे का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड स्टडी करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने बोला कि देयर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल इन ग्रेड 8 and 9। तो इसमें थोड़ा ऐसा मे बी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आप GCSE IB करो। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। सो अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो जितने भी CBSE और ISC के बच्चे हैं, आई एम डीलिंग मोर विद देम, क्योंकि कैम्ब्रिज बोर्ड एंड IB तो माइनॉरिटी है आज भी, राइट? सो हमारे सब बच्चे तो अब्रॉड जा ही रहे हैं, CBSE से भी जा रहे हैं, ISC से भी जा रहे हैं। सो बोर्ड इज नॉट अ क्राइटेरिया, only benefit that you get coming from a Cambridge board and IB board is जब हम वहां पढ़ने पहुंच जाते हैं तो यूनिवर्सिटी हमको क्रेडिट वेव करती है। जो सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है इन दीज इंटरनेशनल बोर्ड्स, जब आप वहां जाओगे तो आपको रिपीट नहीं पढ़ना पड़ेगा एज योर बेस क्लास। यू कैन मूव वन सेमेस्टर। इन जनरल आई थिंक द बिगेस्ट बेनिफिट, इसका सबसे बड़ा फायदा तो वही है कि दे आर मोर कस्टमाइजेबल। जो अपन पहले बात कर रहे थे, अगर आप क्लियर हो कि मेरे को इस टाइप का कुछ करना है कि बिजनेस स्टडीज विद इकोनॉमिक्स विद मैथ एंड फिजिक्स, तो वो IB बोर्ड में आप कर सकते हो। जो CBSE और ICSE में अपने को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम मिलती है। now they are more opening up though. Like I was reading कि अब fashion studies has become an optional subject in grade 11th and 12th in multiple CBSE schools. So it's definitely a new wave, a new change. They are also after NEP trying to be very flexible. जो boundaries है वो blur होती जा रही हैं, you know, between PCM, PCB, commerce, humanities and vocational education. Like I always thought मेरे को 11th 12th में थोड़ी psychology पढ़नी थी with PCM. Like I always thought कि like everyone should have a psychology kind of 6 months of like you know, जो अपन पहले बात कर रहे थे, how to deal with anxiety, right? Not just with yourself but with your friends and your peers. So now it's available. Indian boards में भी available है. But for a PCM student as an option. Yes, it is available. Okay. एक जो practically मैंने महसूस किया कि मैं ISC बैकग्राउंड से मैं वहां इंजीनियरिंग पढ़ने गया, तो जो मैथ्स और जो थ्योरी होती थी, अगर मैं उसको एकदम कंसाइज बताऊं, खास तौर पे मैथ्स, अपना लेवल बाकी जितने भी थे उनसे अलग ही था। पढ़ने की जरूरत भी नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं थी उतनी ज्यादा जितना वो कर रहे थे। इवन सेकेंड ईयर मैथ में भी थोड़ा ज्यादा ग्रास्पिंग थी। बट जब वो कोर्स वर्क कराते थे, आपको टीम वर्क में बात करनी है, सामने वाले को अकोमोडेट करना है, तो वो तो पढ़ाई में किया ही नहीं था। सामने वाले को अकोमोडेट कभी नहीं करना, खुद ही को अकोमोडेट करना है, करेक्ट, या टीम वर्क करना है, डिस्कस करना है, इकट्ठे सोच के कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है जी। तो मुझे ऐसे वहां पे एक PhD स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बताया था कि इंडियंस के साथ ऐसा होता है, दे आर वेरी गुड मैथमेटिशियंस, द बेस्ट, पर वो बेस्ट इंजीनियर्स नहीं। आई थिंक ये जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, ये बच्चों को काफी प्रिपेयर करते हैं टू ट्रांजिशन, यू नो, फ्रॉम हाई स्कूल टू टर्शरी एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एजुकेशन, क्योंकि उनका स्टाइल ही वही है। लाइक आई सेड, यू नो, रिसर्च करो, टीम वर्क करो, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स करो, प्रेजेंटेशंस दो, तो वो स्टाइल ही वो है। तो ये बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं इन इंटरनेशनल पेडागोजी। पर जो इंडियन बोर्ड के बच्चे, उनको वो स्ट्रगल तो रहता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल अगर दूं, जब मैं MBA करने गई US में थी, एंड जब ये टीम वर्क का कोई एक टीम प्रोजेक्ट आया, आई वाज लाइक, अरे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे टीम में, मुझे करना ही क्या है, लाइक यही कर लेंगे, यू नो। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ लेती हूँ। सो आई वुड गो इन द मीटिंग्स, हार्डली एंगेज विद देम, या मैं शायद ही कुछ कंट्रीब्यूट करती, मैं दिमाग ही नहीं लगा रही थी उधर। मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर हाँ, मैं कर दूंगी, बाकी आप लोग देख लो। अब जब फाइनल डे पे हमने प्रेजेंट किया, प्रोजेक्ट सबमिट किया, सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से, फिर हमारे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ब्रिक, उन्होंने एक हमको फॉर्म दिया, पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड दैट वाज पीयर इवैल्यूएशन। एंड आई वाज लाइक, ओ गॉड, मैं तो फेल होने वाली हूँ इसमें, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। पास कर दिया मेरे दोस्तों ने मुझे। दैट वाज वन लेसन दैट आई लर्नड, एंड these are some life lessons जो I think life skills coming to that, कि you know, मैंने भी सीखा कि life skills are now so much more important or equally important
to having those academic and technical and analytical skills. And now whenever I'm in projects, I'm literally leading the conversation because I've really faced that situation. तो एक प्रेजेंटेबल होना भी बहुत जरूरी है. दिस इज अ लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक जब स्कूल फिनिश किया था तो एक बड़ी केस स्टडी आई थी कि SRCC की ही टॉपर थी और उसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिला. व्हाई? शी वाज नॉट प्रेजेंटेबल इनफ. तो हम लोग इन जनरल, आई थिंक one of the areas where Indians lack or suffer from is in general confidence in public speaking, confidence especially. और ये बाहर जाके और इंडिया में तो अपन फिर भी मैनेज कर लेते हैं कि सब बराबर है, तो like we are with our peers, but जैसे we leave the country and go to US or Europe, वहां तो और डबल अप हो जाते हैं. like in front of a white person you feel more intimidation also. वैसे ही लोग on self confidence रहते हैं. And this like there is exceptions, but I don't agree with that. Maybe तुमने ऐसे लोग मिले हो, बट मैं तो जिन लोगों से मिला था वो तो अच्छे थे ही. आई थिंक इट इज अ लॉट अबाउट ट्रेनिंग. तो अगर मैं बात करूं इस चीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन, हम लोग जब फाइनल ईयर में थे तो हमारी काफी रिगरस ट्रेनिंग कराई गई थी कि जॉब्स कैसे मिलने. एंड वन ऑफ द थिंग्स दे सेड वाज ग्रुप डिस्कशन, एंड आई ऑलरेडी न्यू कि मैं इस चीज में लैकिंग था. तो मुझे थोड़ा आगे जाना है. तो उन्होंने हमको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि अगर कोई चुप बैठा है तो उसको बोलो यार तुमने कुछ बोला नहीं, आपका क्या ओपिनियन है. कोई ज्यादा बोल रहा है उसको चुप भी करा दो. है ना, ये सब टाइप की चीजें. एंड ये एग्जैक्ट सेम ड्रिल्स आपकी होती हैं जॉब इंटरव्यू पे, जो एग्जैक्ट क्रैक किया था. लाइक व्हेन आई वेंट तो आई रियलाइज कि इन्होंने तो हमको ये चीज बताई है, वही यहाँ हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है और ये कुछ बोल ही नहीं रही है. तो आप उसको बोलो भाई बहुत बोल लिया आपने, आपने कुछ नहीं बोला, आप बताओ. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस हैज टू डू विद ट्रेनिंग, बिकॉज आई थिंक यू आर सीइंग दैट मे बी लैकिंग कॉन्फिडेंस. एंड मैं तो कभी व्हाइट पर्सन से इंटिमिडेट नहीं हुआ. एंड मतलब I wouldn't want कि लोग ऐसा सोचे भी. I agree, but you know maybe I don't know what was your college, आप कौन से कॉलेज में पढ़े, आपको ये ट्रेनिंग दी गई, but the point is कि again this is a minority. Majorly students struggle with what he's saying. That's the अब तुम Imperial में थे. Now Imperial में you're rubbing shoulders with the best of Indian crowd as well. Indians थे ही नहीं वहाँ. Exactly, जितने थे वो बेस्ट थे ना. लेकिन you have to think about those 4,500 for example US universities, जहाँ पे टॉप 10 को छोड़ दो, टॉप 50 को छोड़ दो, बट जो अपने इंडियन बच्चे बाकी यूनिवर्सिटीज में हैं, they are definitely struggling with this. And I think a lot of now forward thinking schools वो बहुत attempts, बहुत opportunities हमारे बच्चों को create करते हैं right from nursery, कि बच्चों को वो एक्सपीरियंस मिले, यू नो, स्टेज फियर खत्म हो, कॉन्फिडेंस आए. बट अगेन दैट्स अ माइनॉरिटी. एंड वीविंग दैट विद लाइफ स्किल्स कि अब इवन इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ करियर्स, सो रिसर्च सेज कि एक जेन जी बच्चा, जेनरेशन जी बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी में 5 बार करियर्स बदलना पड़ सकता है ऑन एन एवरेज आगे आने वाले टाइम में. सो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे बच्चों को किस तरह रेडी करना है. क्या सिर्फ एकेडमिक स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है? अगर एक बच्चे ने इंजीनियरिंग पढ़ ली है, क्या वो पूरी जिंदगी अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज पे निकाल पाएगा? ये क्वेश्चन में आ गया है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रहा है, वही इंडस्ट्री 5.0 और ये बढ़ता ही चला जाना है. तो इसके वजह से आई थिंक एज पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी, एज स्कूल्स, एज एडल्ट्स, हमें अपने बच्चों को सिखाना है लाइफ स्किल्स, जो कि आई थिंक एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो, स्किल्स लाइक रेजिलियंस, कि अगर एक करियर खत्म होता हुआ दिख रहा है तो एक बच्चा मायूस ना हो, एक बच्चा वापस उठे और ये सोचे, फॉरवर्ड थिंकिंग रखे कि अब मैं नेक्स्ट ऐसा क्या करूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इम्पैक्ट ना हो, अब मैं और क्या स्किल अप कर सकता हूं. फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है सिचुएशन का, ग्रिट होना जरूरी है, एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. ये तो इट्स अ गिवन कि अब हमारे बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहना ही पड़ेगा. अगर मैं अपना प्रोफेशन देखूं तो ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का मैं आपको बता रही थी, कुछ साल पहले बिफोर कोविड
इट यूज्ड टू बी पेपर पेंसिल टेस्ट। मैं एक्चुअली बच्चों के साथ बैठती थी और 4 घंटे उनको टेस्ट करवाती थी। और अब हाउ ब्यूटिफुली टेक्नोलॉजी हैज इंटीग्रेटेड दैट, और अब ये सारे टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा इसमें। सो दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट ऐसे भी बहुत सारे करियर्स हैं जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, बहुत सारे नए करियर्स भी आएंगे। सो करियर्स विल बी बकेटेड इन 3 डिफरेंट वेज। एक वो करियर होगा जो सिर्फ एआई करेगा, एक वो करियर होगा जो इंसान एआई से करवाएगा, और तीसरा वो होगा जो इंसान ही करेगा। सो कुछ करियर्स जो मैं सेफली बोल सकती हूं जो एआई कभी भी 100% टेक ओवर नहीं कर सकता है, वो है डिजाइन, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी, बिकॉज हमको एक ह्यूमन टच, कभी भी एक रोबोट वो वार्मथनेस या वो टच नहीं दे सकता। आई नो देयर आर रोबोट्स जिनमें अब वो इमोशंस इंटीग्रेट हो भी गए हैं, बट दे कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग। एनीथिंग टू डू विद मेंटल वेलबीइंग, इमोशनल वेलबीइंग, हेल्थ, आई थिंक अब बहुत ज्यादा फोकस लोगों का अपनी हेल्थ, अपनी लिविंग, अपना बैलेंस्ड लाइफ पे होगा। सो ये सारी चीजें अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी, आई थिंक नेक्स्ट 5 years जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ने सेट करे हैं, देयर आर 17 गोल्स जो 2030 तक दे से कि पूरी वर्ल्ड को कलेक्टिवली उस पे काम करना है। सो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज ऑफ जॉब्स विल बी इन सस्टेनेबल गोल्स। मतलब उनको बोलेंगे हम ग्रीन जॉब्स। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, आप साइंसेस पढ़ रहे हो, ट्राई टू इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा मैं क्या इंटीग्रेट करूं कि मैं सस्टेनेबल करियर्स में एक एंट्री मिल पाए मुझे, ग्रीन करियर्स, सस्टेनेबल करियर्स। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।